तो यूपीआई नोटबंदी से शुरू हुआ ये सफ़र आज लॉकडाउन के बाद लगभग हर लोगों की एक ज़रूरत बन गया है, क्योंकि देखा जाए तो आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में एक बैंकिंग ऐप है जिसका यूपीआई के ज़रिए इस्तेमाल करके पेमेंट किया जाता है। और ये इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कि जितने भी बाकी के जो डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उन सबको पीछे छोड़ दिया और जितने भी डिजिटल पेमेंट होते हैं ना उनका 52% सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के ज़रिए किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा है और ये इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कि इसकी डिमांड ना सिर्फ इंडिया में हो रही है बल्कि बहुत सारे दूसरे देशों में भी इसकी डिमांड हो रही है। बहुत सारे दूसरे देशों में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब भारत ने ऐसा कर दिया है कि भाई जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, बहुत सारे देशों से आते हैं, तो वो यूपीआई का इस्तेमाल कर नहीं पाते। लेकिन अब भारत ने यूपीआई को टूरिस्टों के लिए अलाउ कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किन लोगों के लिए अलाउ किया हुआ है, कैसे किस तरह से जो टूरिस्ट हैं वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप चाहे वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए यूपीआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आजकल छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुकानदार यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। और यूपीआई में तब से ही लगातार ग्रोथ देखी जा रही है जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी। तो उस समय लोगों के पास कैश नहीं था, क्योंकि 500 और 1000 के नोट तो बंद हो गए थे। तो लोग ऐसे ही डिजिटल पेमेंट यूपीआई से करते थे और तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यूपीआई इतना बड़ा हो सकता है। और आज के समय में जितनी भी डिजिटल पेमेंट हो रही है उसमें यूपीआई का सबसे बड़ा हाथ है और यूपीआई भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यूपीआई की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि कई देशों में इसे अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब आरबीआई ने जितने भी लोग विदेशों से आते हैं भारत घूमने के लिए, तो वो अब यूपीआई का इस्तेमाल एयरपोर्ट पर कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले G20 देशों से आने वाले लोगों के साथ होगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इस साल भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और ये G20 दुनिया भर के 20 सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो भारत के लिए ये गर्व और जिम्मेदारी वाली बात है। तो ऐसे में G20 देशों से लोग काफ़ी सारे आने वाले हैं, चाहे वो पत्रकार हो, टूरिस्ट हो या फिर डिप्लोमेट हो। तो उन्हें यूपीआई के जरिए भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया गया है। आप देख सकते हैं, इंडिया टू ओपन यूपीआई पेमेंट फॉर फॉरेन टूरिस्ट स्टार्टिंग एट एयरपोर्ट फॉर टूरिस्ट फ्रॉम G20 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन टूरिस्टों के लिए खोल दिया है और ये एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगा टूरिस्टों के लिए। और जो टूरिस्ट G20 देशों से आ रहे हैं सिर्फ ये उनके लिए ही होगा। और इसी तरह से यहाँ पर CNBC TV 18 इंडिया टू ओपन यूपीआई पेमेंट फॉर फॉरेन टूरिस्ट स्टार्टिंग एट एयरपोर्ट फॉर टूरिस्ट फ्रॉम G20 नेशंस। तो बहुत सारे यहाँ पर मीडिया हाउसेस ने ये कवर किया है, यानी अब G20 देशों से जो लोग भारत आएंगे तो वो लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आरबीआई ने बैंकों और नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर ऑथोराइज कर दिया है कि आप अब पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को इंडियन रुपए में के डिनोमिनेशन में इशू कर सकते हैं। और उन लोगों को इशू कर सकते हैं जो विदेश से आ रहे हैं या फिर कोई एनआरआई है जिसे इस्तेमाल करना है यूपीआई, तो वो यहाँ पर ये पीपीआई ले सकता है। और ये पीपीआई सिर्फ वही इशू कर सकता है जो फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। और ये पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आप यहाँ पर इसी बात से समझ सकते हैं कि इसमें प्रीपेड नाम का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रीपेड कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रीपेड कार्ड में तो ऐसा होता है कि ये आपको सिर्फ वही इस्तेमाल करना होता है जहाँ पर POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, जहाँ पर कार्ड लगाइए और पैसे निकालिए। वो एक ATM कार्ड की तरह होता है प्रीपेड कार्ड। लेकिन आप इससे किसी QR कोड पर स्कैन करके पेमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए वो तो एक कार्ड ही है, कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। डिजिटल है वो, लेकिन एक फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि ये एक फिजिकल कार्ड होता है ना, इस वजह से नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये पीपीआई इस तरह से बनाया गया है कि आप इससे पैसा लोड कर सकते हो या फिर उससे किसी QR कोड पर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर वाला फीचर है। आपको तो पता ही होगा कि सभी QR कोड यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर ये पीपीआई डिजिटली खरीद लेगा। इससे अपनी मर्जी से चाहे 1000 रुपये डाले या फिर 10,000 रुपये डाले, वो डाल सकता है और उससे यहाँ पर ये पेमेंट कर सकता है स्कैन करके, और उसको किसी भी मर्चेंट QR कोड पर पेमेंट कर सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कौन कौन इस्तेमाल कर पाएगा। तो देखिए, भारत तो ये चाहता है कि यूपीआई पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। जिस तरह से मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड पूरी दुनिया में काम करता है, ठीक उसी तरह से डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई पूरी दुनिया में काम करे। इससे पूरी दुनिया में रियल टाइम पर बेहद आसानी से और बेहद ही सुरक्षित तरीके से पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सामने वाला देश भी तो यूपीआई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन अभी यूपीआई की जर्नी थोड़ी और लंबे होने वाली है, तो चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है।
है। तो जो भी G20 देशों से भारत आएगा तो उसे हम यहाँ पर ये UPI बेस्ड PPI इशू करेंगे। और G20 देशों में कौन कौन आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा फेमस देश है, अभी इसने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो था उसको जीता है। ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है कि अभी इसने चाइनीज़ कैमरा हटा दिए। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में। चाइना तो आपको पता ही है, पूरा का पूरा EU है। फ्रांस, जर्मनी, इंडिया तो है ही, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK और US। तो ये देश आते हैं G20 में, क्योंकि देखा जाए तो ये 20 देश दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो इन देशों से आने वाले जितने भी टूरिस्ट होंगे वो यहाँ पर ये PPI किट ले सकते हैं, जिससे वो UPI के जरिए पेमेंट कर पाएंगे किसी मर्चेंट को। लेकिन सवाल यह आता है कि ये PPI कैसे इशू होगी। तो देखिए, इसके लिए वेरिफिकेशन कराना होगा, और वेरिफिकेशन के लिए जो भी टूरिस्ट या फिर कोई दूसरा बंदा इन देशों से आएगा जो मैंने आपको बताए हैं अभी, उसके वेरिफिकेशन के लिए इसका पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें उनके पास फिजिकली अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना वीज़ा PDF फॉर्म में रखते हैं, तो PDF फॉर्म वाला नहीं चलेगा। तो PPI के लिए इन्हें फिजिकल फॉर्म में ही चीज़ें रखनी होगी। और इसके बाद जिन G20 देशों से ये लोग आ रहे हैं तो उनको अपनी करेंसी को सिर्फ उसी एजेंसी से एक्सचेंज करानी होगी जो फेमा कानून से रजिस्टर्ड है, और फिर KYC करने के बाद PPI कुछ लिमिट के साथ इशू किया जाता है, जैसे कि 10,000 की लिमिट, 15,000 की, 20,000 की, 50,000 की, जैसी भी होगी वैसी ही देखा जाएगा। अब चाहे कोई UK से आए तो वो अपनी UK की जो करेंसी है उसको INR यानी कि इंडियन नेशनल रूपी में बदल सकता है और अपने PPI में डाल सकता है, या फिर कोई तुर्की से आए तो वो अपनी टर्किश लीरा को INR में कन्वर्ट करा सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ मर्चेंट पेमेंट के लिए होगी। जैसे कि कोई टूरिस्ट किसी होटल में गया तो वो एक मर्चेंट है, तो वहाँ पर इस PPI के ज़रिए कमरा किराए पर लिया जा सकता है, या फिर वो किसी रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पर रेस्टोरेंट का बिल भर सकता है वो। तो इसी तरह कोई टूरिस्ट यहाँ पर PPI का इस्तेमाल कर सकता है, जो टूरिस्ट के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और शायद इस तरह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देकर हम भारत में टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं, और ज़्यादा टूरिस्ट भारत आएंगे। और इसके अलावा जब टूरिस्ट वापस जाएंगे और उनके PPI में कुछ पैसे बच जाएंगे, जैसे कि उनके PPI में 50,000 डाले गए लेकिन उनसे 50,000 खर्च ही नहीं हुए, 40,000 खर्च हुए, 10,000 बचे, तो वो 10,000 रुपये एयरपोर्ट पर जाएंगे, अपना PPI जो इशू कराया था उसको सरेंडर करेंगे, और जो बाकी की जो 10,000 रुपये हैं उनको वापस से अपनी करेंसी में एक्सचेंज कराकर ले जाएंगे। यानी कि 10,000 रुपये के जितने भी US डॉलर बनेंगे वो सब अपना लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम करता है। और इसके अलावा पिछले महीने ही NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो UPI के साथ साथ रुपे कार्ड, फास्टैग और बहुत सारे दूसरे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करती है, उसने यहाँ पर इंटरनेशनल फ़ोन नंबर से भी UPI को अलाउ कर दिया था कि यानी कि कोई अगर जर्मनी में रहता है तो वो अपनी जर्मनी के फ़ोन नंबर से UPI ID बना सकता है और उससे पेमेंट कर सकता है। तो पहले जो इंडियन फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट थी तो वो अब खत्म हो गई है, लेकिन उसके लिए इनको अपना एक बैंक अकाउंट इंडिया में भी खोलना होगा, और उन्हें या तो कोई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल का अकाउंट खोलना पड़ेगा या फिर नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी का अकाउंट खोलना पड़ेगा, यानी कि NRE NRO अकाउंट खोलना पड़ेगा भारत के किसी बैंक से। अब ये अकाउंट इंडिया के बहुत सारे बैंक ऑफर करते हैं, तो ये आसानी से ओपन हो जाता है, और इसके ज़रिए लोग UPI का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के फ़ोन नंबर से भी UPI इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं UPI की बात करूँ तो आपको तो पता ही है कि ये एक पेमेंट मेथड है, और इसको नोटबंदी के समय काफ़ी ज़्यादा पुश मिला था, लेकिन जब पेंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, तो सब लोग बंद हो गए थे, तो यहाँ पर फिजिकल जो कॉन्टैक्ट था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लोग ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, तो तब इसको ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली थी। और NPCI के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में UPI से 12.82 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे, तो वहीं जनवरी में इससे 12.98 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन है। और इसके अलावा दिसंबर 2022 में UPI के साथ 382 बैंक थे, तो वहीं जनवरी 2023 में इसके साथ 385 बैंक आ गए हैं। तो UPI भारत के विकास का एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।